हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यू सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस करें नौकरी पाएं, बिल्कुल सही। और हम जो हैं एक प्रैक्टिस मॉक लेके आए हैं, यानी कि इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, जो कि बिल्कुल स्पेशल है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क के लिए। और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो विशेषकर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क के लिए इसको देख के, उसको देख के बनाया गया है, ताकि एग्ज़ाम आने वाले समय जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, एग्ज़ाम का जो दौर है वो चालू हो जाएगा, फटाफट एग्ज़ाम सभी कंडक्ट होने लगेगी। तो आपको अभी से तैयारी करना है, ठीक है। तो घर बैठे आराम से अपनी तैयारी को करते रहें। और प्रैक्टिस मॉक है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क में पूछे जाते हैं, उस टाइप से इसमें क्वेश्चंस रखा गया है। तो आप उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और अपनी स्कोर कार्ड जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें शेयर करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। क्या कुछ है इस प्रैक्टिस मॉक में। मॉक नंबर 1 है, ऐसे हम डेली डेली जो है प्रैक्टिस मॉक देते चलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। लेकिन इसको शुरू कर आज की जो हम लोग क्लास है उसको शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आपको बताते हैं कि आज का जो मोटिवेशनल लाइन है बहुत ही कमाल का लाइन है। लिखा है मोटिवेशन ऑफ द डे, बोला है कि कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। बिल्कुल सही बात है। इस लाइन को पढ़िए, लाइन को समझिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना ही है। तो कोई भी अगर आपको पीठ पीछे आपकी बात करता है तो उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप में कुछ जज्बा है, आप में कुछ करने का, आप में निखरने की वो बात है, तभी तो आपकी बात कहीं चल रही है। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें, बढ़ते रहें। चलिए हम लोग मॉक टेस्ट जो है, आज का प्रैक्टिस मॉक नंबर 1 है, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिया गया है। डायरेक्शन समझिए पहले, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़िए। बोला है कि डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन होंगे। बोला है कि फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि इसमें करेक्ट वर्ब भरना है। वर्ब यानी कि क्रिया इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो सभी 1 बाई 1 सवाल को हम लोग देखेंगे क्या कुछ इसमें है, क्या दिया है। देखिए पहला सवाल है कि इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी डैश टेनिस। अब एक बात ध्यान दीजिए कि व्हाइल जब भी कभी सेंटेंस में आता है ना, ठीक है, तो हमेशा देखिए इसके पहले कौन सा वर्ब है। वर्ब दिया है भी टू स्टार्टेड, और इसके बाद भी क्या आएगा, जब क्रिया यानी कोई भी सेंटेंस जब भी टू से स्टार्ट होता है तो उसके बाद जितने भी सेंटेंस बनेंगे, हमेशा एक बात नोटिस कर लीजिए, कोई भी सेंटेंस अगर V2 से चालू होता है तो उसके बाद जितनी भी सेंटेंस बनेंगी सभी का सभी V2 में होगा। तो पहला ऑप्शन ए प्ले है, नहीं होगा। दूसरा हैव बीन प्ले होगा, प्रेजेंट में है, नहीं होगा। प्लेइंग होता है, केवल प्लेइंग नहीं होता है। आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, यानी कि वेयर प्लेइंग होगा। ठीक है, यानी कि आप इसका सही आंसर क्या देंगे, इट स्टार्टेड टू रेन, वर्षा होने लगी, व्हाइल वी डैश टेनिस, तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर प्लेइंग टेनिस, यानी सही आंसर क्या होगा, वी आर प्लेइंग टेनिस होगा। चलिए दूसरा सवाल है, वी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि स्टडी, एम स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग या हैड स्टडीड, क्या हो सकता है। तो देखिए अच्छा सा रूल आपको याद करना होगा कि जब भी सिंस या फोर के बाद कभी भी टाइम रहता है ना, सिंस या फोर के बाद टाइम रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हैव बीन, हैज़ बीन के बाद क्या होता है, क्रिया चौथे रूप में आती है, यानी कि क्रिया का आईएनजी रूप होता है। तो इसका मतलब फोर या सिंस दे दिया है, फोर दिया है ना लास्ट में, तो यहाँ पे ये V1 डायरेक्ट नहीं हो सकता है, एम स्टडिंग भी नहीं होगा और हैड स्टडीड भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हैव बीन स्टडिंग होगा। बस यही रूल कहता है। रूल आपको याद करना है, सिंस या फोर के बाद हैव या हैज़ के बाद बीन, बीन के बाद क्रिया आईएनजी फॉर्म में चौथे रूप में होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि इफ़ ही डैश योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड। एक बात आपको बता देते हैं, देखिए 2 सेंटेंस यहाँ पे चालू हुआ है, कोमा के बाद फिर एक और सेंटेंस बना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर में है तो दूसरा सेंटेंस जो है 100% प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए।
ठीक है। तो पहला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और जिसमें इफ़ लगा हो ना वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इफ ही बात याद रखिएगा। तो वही रूल बोला है कि इफ़ ही डैज ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज। तो यहाँ पे विल बी सरप्राइज यानी विल दिया है, क्या है, फ्यूचर में है ना, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट का मतलब V1 V5। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है विल हियर दिया है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ही के साथ हियर आता है क्या, ही सिंगुलर है तो इसके साथ हियर जो कि पुल्लर होगा नहीं हो पाएगा। हियर मतलब V2 है, नहीं हो पाएगा। बाकी जो बचा वो हमारा आंसर है। ठीक है, आसानी से हम लोग आंसर ढूंढ लिए। याद रखिएगा कि जब एक सेंटेंस फ्यूचर में दिया है तो दूसरा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ गलत है। समझ में आ गया। और यहाँ पे ही है तो ही के साथ हियर्स आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हियर्स भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला चौथा नंबर जो सवाल है वो बोला है कि आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट जैसे यहाँ पे थोड़ा कम के नीचे, यानी कम के नीचे अंडरलाइनिंग किया गया है ना, हाईलाइटेड है, इसी को चेंज करना है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब ठीक ठाक है, केवल कम को चेंज करना है। तो आपको एक रूल बता देते हैं कि इट इज़ हाई टाइम, याद रखिएगा, लिख लीजिए अभी नोटबुक में अपना, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, और इट इज़, हाँ, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम कभी भी होता है तो इसके बाद हमेशा जो क्रिया होती है वो किस में होती है, V2 में होती है। बस यही रूल है। ठीक है, तो अब क्रिया इसके बाद देखिए कि इसके बाद क्रिया आने वाला जो क्रिया है वो V2 में होना चाहिए। देखिए हैव कम V2 में है क्या, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, हैड कम भी V2 नहीं है, केम होता है, क्रिया V2 केम होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, केम होगा। यानी कि इट इज़ हाई टाइम यू केम टू डिसीजन, यानी कि इसको चेंज करना है। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम के बाद क्रिया V2 में होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन को यहाँ पे भरना है। कह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टू टाई डैश नेचुरल डिजास्टर, यानी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर को क्या करने के लिए, टाइड करने के लिए। तो याद रखिएगा टाइड TID है ना, टाइड के साथ जब ओवर आता है तो इसका मतलब होता है काबू पाना। टाइड ओवर मतलब काबू पाना। तो वी आर ट्राइंग टू टाइड ओवर नेचुरल डिजास्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदा है उस पर काबू पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो टाइड के साथ क्या रखना है याद, ओवर आता है, तो ओवर आपका सही आंसर होगा, बाकी कोई आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपका, देखिए ही इज़ नॉट एग्री डैश योर सजेशन, यानी कि सजेशन के ऊपर जो है वह एग्री नहीं है। तो एग्री के साथ इसका वीडियो मैंने बना रखा है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे उसको ढूंढ सकते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय रंजन सर करके आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। तो यहाँ पे आज एग्री के बारे में जो भी कंसेप्ट है वहाँ पे बताएगा, अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं, ही इज़ नॉट एग्री डैश योर सजेशन। जब भी किसी के सजेशन से आप एग्री होते हैं तो उसके लिए हमेशा याद रखिए, अगर व्यक्ति से सहमत हैं तो विथ, अगर किसी के सजेशन से सहमत हैं यानी किसी के प्रस्ताव को लेके, तो वहाँ पे एग्री के साथ क्या आता है, टू आता है। यानी कि ही इज़ नॉट एग्री टू योर सजेशन सही आंसर होगा। सजेशन मतलब तुम्हारे सलाह से वह सहमत नहीं है, तो व्यक्ति थोड़ी हुआ, सलाह से सहमत नहीं, इसका मतलब एग्री के साथ क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट बाय द पुलिस। ठीक है, तो ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ हमेशा याद रखिएगा, पूरी इंग्लिश का बात बता रहे हैं, एक्यूज्ड के साथ हमेशा अफ लगता है, बस यही याद करना है, एक्यूज्ड के साथ हमेशा अफ लगता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द पुलिस, यानी कि वह जो है चोरी का आरोपी है, एक्यूज्ड है। ठीक है, बाय द पुलिस के द्वारा। चलिए तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या लगाएंगे आप, अफ लगाएंगे, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द सुटेबल आर्टिकल, यानी कि 8 से लेकर 10 तक जो सवाल है उसमें आपको सूटेबल आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पे बोला है कि आई वॉज अपॉइंटेड डैश टीचर। अब देखिए आई वॉज अपॉइंटेड डैश टीचर है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल भरना है, आर्टिकल ए एंड द भरना होता है। अगर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, नो आर्टिकल भर सकते हैं। सवाल बोला है कि आई वॉज अपॉइंटेड डैश अ टीचर। तो मेरा एक रूल याद कर लीजिए, अपॉइंट के बाद जो होता है ना पॉइंट, अपॉइंट के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अपॉइंट के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आई वॉज अपॉइंटेड टीचर होगा, न कि आई वॉज अपॉइंटेड और टीचर होगा। ऐसे अगर करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, इसका सही आंसर होगा नो आर्टिकल, आई वॉज अपॉइंटेड टीचर, मैंने एक शिक्षक को अपॉइंट किया,
ऐसे होगा। ठीक है, ये अपॉइंट के बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इस रूल को याद रखिएगा। अपॉइंट के बाद इलेक्ट, ELECT इलेक्ट होता है ना, इसके बाद भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला सवाल हमारा 9 नंबर सवाल है, लाइफ इज़ नॉट डैश बेड ऑफ रोजेस। अब यहाँ पे तो आपको पता है क्योंकि ये फ्रेजेस होता है, एडियम्स फ्रेजेस हैं। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस होता है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए भर देंगे, यानी कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है लग्जरीज लाइफ जीना, ठीक है, यानी कि विलासतापूर्ण जिंदगी जीना, उसको बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस होता है, याद रखना है, ए बेड ऑफ रोजेस होता है। अगला सवाल है, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर क्या होगा, द होगा, यानी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए 10 सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला सवाल हमारा मिलेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक डायरेक्शन पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि 4 पार्ट दिया है, ए भाग, बी भाग और ये सी, और कोई गलती नहीं है तो डी, यानी 4 भाग में बांटा है। चारों भाग में से जिस पार्ट में गलती है ना, वही पार्ट आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी भी पार्ट में नहीं गलती होता है तो हमारा आंसर नो एरर डी होगा। किसी भी पार्ट में, जैसे यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और नो एरर डी। अगर किसी पार्ट में गलती नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने पूरा लाइन बाय लाइन सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो बोला है सुनील, सुनील सब्जेक्ट होता है, सुनील के अकॉर्डिंग इज आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आया है, सुनील इज, ठीक है बिल्कुल। FAR फार आया है, कोई दिक्कत नहीं, और सुप्रियर आया है, सुप्रियर मतलब सर्वोत्तम। और इसके बाद क्या आया, दैन रोहित इन मैथ्स, यानी कह रहे हैं कि सुनील इज फार सुप्रियर दैन रोहित इन मैथ्स। तो इसके बारे में भी हम बताए हैं, मेरा पिछला जो वीडियो होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय रंजन सर, ढूंढिएगा पक्का मिल जाएगा। तो सुप्रियर जो होता है ना, याद रखिए, प्रीफर, सुप्रियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इन सभी के बाद दैन का प्रयोग नहीं किया जाता, इन सभी के बाद टू का प्रयोग होता है। किसका, इस सभी के बाद TO2 का प्रयोग होता है। सुप्रियर टू, इन्फेरियर टू, जूनियर टू, ऐसे होता है, दैन का प्रयोग नहीं होता। यानी कि हमारा जो गलती है, किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट में, यानी पार्ट नंबर बी में गलती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा। और दैन को हम लोग रिप्लेस्ड कर देंगे टू से, यानी कि दैन के बदले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे और सही आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि पार्ट नंबर बी में गलती है। तो आप इजीली ढूंढ लिए हैं। वैसे ही आप अगर पूरा ग्रामर का रूल आपको पता होगा तो ये सारी चीज़ों, यानी जो एरर होता है कॉमन एरर, इसको ढूंढना बड़ी आसान हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि आइदर परमित और ज्योति हैव डन द क्राइम, यानी या तो परमित या फिर ज्योति जो है इस क्राइम को किए हैं, ऐसे कुछ बोला है। तो बात याद रखिएगा, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी वीडियो बना रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो पीछे मिलेगा आपको, देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाय रंजन सर, सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे आइदर परमित और ज्योति है ना, तो देखिए और ज्योति, याद रखिएगा आइदर परमित और ज्योति है। तो और नॉर, जब भी आइदर और आता है, नाइदर नॉर आता है, बट नट, नट ओनली बट ऑल्सो आता है, तो हमेशा और नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे और आया ना, तो और के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट आया, ज्योति आई है, तो ज्योति के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आइदर और एक ही सेंटेंस में आता है तो और के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा, और के नज़दीक क्या आया, ज्योति आई, तो ज्योति के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। तो ज्योति सिंगुलर है ना, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो हैव है, हैव जो कि पुल्लर वर्ब होता है, इसका मतलब सरासर गलत है। ज्योति के साथ हैज़ आना चाहिए, ना कि हैव आना चाहिए। तो ये गलत हुआ कि नहीं, तो हैव डन द क्राइम जो है बिल्कुल गलत होगा, यानी कि गलती किस पार्ट में है, पार्ट नंबर सी में है। तो सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और हम लोग हैव के बदले हैज़ लिखेंगे, यानी हैव को रिप्लेस कर देंगे और इसके बदले हम लोग हैज़ लिखेंगे। तो ज्योति हैज़ डन द क्राइम, ऐसे आप इस रूल को देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरी बढ़िया से जानकारी लेने के लिए यूट्यूब पे सर्च मारिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाय रंजन सर, आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, ही सेड डैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट, ठीक है, उसने कहा ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट, ऐसे है बोला है ना। तो अभी आपको हम बताएं कि
कोई भी सेंटेंस अगर क्रिया के दूसरे रूप से शुरू होता है तो उसके बाद जितना भी वर्ब आएगा ना उस वाक्य का सभी V2 होगा। यही तो सीखना है। तो देखिए सेड आया, सेड के बाद आने वाला वर्ब, देखिए आने वाला वर्ब डैट है नहीं, आने वाला वर्ब ही है नहीं, आने वाला वर्ब क्या है, विल है। विल जो है वर्ब है मॉडल एक्चुअली वर्ब, तो यहाँ पे विल के बदले वुड होना चाहिए, तब सही होगा आंसर, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विल के बदले क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, क्योंकि सेड है ना, स्टार्टिंग जो वर्ब है वो V2 में है, तो उसके बाद जितना भी वर्ब आएगा सबका सब V2 में होगा। तो ही वुड मीट मी हो सही आंसर होगा, न कि ही विल मीट मी सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट में गलती है, यानी पार्ट नंबर बी में गलती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा, सही आंसर हमारा बी होगा। और हम लोग विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में बदल देंगे, यानी विल को किस में, वुड में बदल देंगे, तो वुड यहाँ पे भरेंगे, जो सही हमारा आंसर होगा। यानी ही सेड डैट ही वुड मीट मी एट द रेस्टोरेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला डायरेक्शन है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। इसका गिवन वर्ड्स जो दिया गया वर्ड्स है, जैसे पानासिया वर्ड दिया है ना, इसको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला, इसका एक सटीक मीनिंग कौन सा देता है, सही मीनिंग। ठीक है, समान मीनिंग कौन सा देता है, तो देखिए पानासिया का मतलब होता है रामबाण। ठीक है, यानी कि सभी, एक क्योर ऑफ ऑल डिजीज बोलते हैं ना, पानासिया का मतलब एक क्योर ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का इलाज, पानासिया रामबाण होता है। तो इसका इसी के समान सही मीनिंग देने वाला जो आता है आपका क्योर ऑल होता है। क्योर ऑल का मतलब होता है सभी का इलाज, सभी बीमारियों का इलाज को हम लोग पानासिया बोलते हैं। तो वहीं पानासिया का इसका सही जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, क्योर ऑल होगा। ठीक है, बाकी सब कोई आंसर नहीं हो सकता है, तो ये सभी गलत होंगे, सही आंसर क्या होगा, डी होगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 15 नंबर सवाल। देखिए आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि जो गिवन वर्ड्स दिया है स्ट्राइप, स्ट्राइप दिया है ना, स्ट्राइप का एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो उल्टा में आपका बताना है कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। स्ट्राइप मतलब होता है संघर्ष करना, विवाद करना, झगड़ा करना। तो बताइए वार का मतलब तो वही युद्ध करना होता है, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट मीनिंग बताना है। एंगर मतलब होता है क्रोध, होगा क्या, नहीं होगा, ये भी जुट क्या बता रहा है, संघर्ष को बता रहा है। ओए मतलब होता है दुख या कष्ट, विवाद। ठीक है, ओए ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, पीस होगा। पीस का मतलब क्या होता है, शांति, और स्ट्राइप का मतलब झगड़ा करना, संघर्ष करना, विवाद करना, और इसका अपोजिट मीनिंग पीस होगा, इसका मीनिंग होता है शांति। तो सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अगला सवाल में दिया है कि चूज द वन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है आपको। दिया है कि वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल पब्लिक स्पीच देता हो, यानी अच्छा बोलता हो। ये जो इसका स्पीच होता है ना, बहुत ही पब्लिक जो स्पीच होता है बहुत ही पावरफुल होता है, अच्छा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑर्फिन का मतलब होता है अनाथ, नहीं हो पाएगा। पॉलीगॉट का मतलब होता है एक नहीं अनेक भाषा को, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। नॉन तो होगा नहीं। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता समझते हैं ना, स्पीच देने वाला। तो इसका सही मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ओरेटर होगा, वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच। चलिए अगला सवाल है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अनेबल है अपनी कर्ज को पे करने में, उसको हम लोग दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, जिसका सही मीनिंग क्या होता है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि दिया हुआ वर्ड ग्लूम है ना, इसका एडजेक्टिव बताना है। तो ग्लूम का मतलब होता है निराशा। ठीक है, तो इसका सॉरी, इसका एडजेक्टिव बताना है, तो ग्लूम का एडजेक्टिव क्या होगा, ग्लूमी हो जाएगा। सही आंसर इसका 18 का ए हो जाएगा, ग्लूमी। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल ये दोनों बोला है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन दिया है ना, चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ड सही है। ठीक है, तो सही वर्ड में ह्यूमरस का मीनिंग HUMROUS नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ह्यूमरस का सही मीनिंग होता है HUMOROUS, ह्यूमरस का सही मीनिंग होता है, और ये भी आपका नहीं आंसर होगा। तो ह्यूमरस का मीनिंग HUMOROUS ह्यूमरस हो सकता है।
चलिए अगला जो 20 नंबर है इसमें बोला है कमीशन का सही मीनिंग। तो कमीशन में याद रखिएगा 2 एम होता है और 2 ही एस होता है। 2 एम 2 एस और 2 आई। ठीक है, तो देखिए इसमें तो 2 एस नहीं है, इसका मतलब सरासर गलत। इसमें तो एक ही है, 2 नहीं है, तो ये भी गलत। इसमें डबल एम नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। बाकी बचा ए, तो सही आंसर क्या होगा? कमीशन। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद कर लो, कमीशन में 2 एम 2 एस 2 वाई। आप फटाफट ढूंढ लेंगे कि इसमें 2 एम है या नहीं है, ऐसे ईजिली आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड ये होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने जो बताने का प्रयास किया आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस दें, इससे प्रैक्टिस करें क्या हमारा कितना तक हम स्कोर करते हैं, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, वीक पॉइंट को आप ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जानें। और ये पूरा का पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके भाई बंधु हैं सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी अपनी जो स्कोर है वो इंग्लिश में स्कोर कर सकें। और इस वीडियो में मैंने पैसेज नहीं रखा है। पैसेज के लिए हम अलग से एक अच्छा वीडियो आपको बनाएंगे, जो कि कल आपको पैसेज का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।